हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसी टिक्स बाय नितिन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मोस्टली इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो 2 से 3 बार पहले आ चुके हैं। मतलब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि हाउ टू स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज, कि स्टोमेटा किस तरह ओपन और क्लोज होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, स्टोमेटा है, जो मैंने बना रखा है कि ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा प्लांट में जो लीफ होती हैं, पत्तियां होती हैं, उसके ऊपर एक पोर की तरह का होता है जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा का काम क्या है कि आपने कई बार देखा होगा मॉर्निंग टाइम में कि जो पेड़ है उसकी पत्ती के ऊपर पानी है, ओस पानी जो है, उस जो वेपर है वो कैसे आते हैं बाहर, वो कारण क्या है, स्टोमेटा का। जब स्टोमेटा बंद होते हैं और ये ओपन होते हैं तो इनके अंदर से पानी जो बाहर निकलता है तो उसकी वजह से हमें वो ओस दिखती है। तो उन चीजों को हम कहते क्या है, स्टोमेटा कहते हैं, जो पत्ती में होते हैं। प्लांट में अलग अलग वैरायटी होती है इनकी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें पत्ती के अपर सरफेस के ऊपर ज्यादा मात्रा पाए जाएंगे, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी अपर सरफेस पे। कुछ प्लांट ऐसे रहेंगे जिनकी लीफ के लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा पाए जाएंगे। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ डू स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज। ये क्वेश्चन सारे वो हैं जो 10th के एग्जाम साइंस में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो वीडियो तक बने रहना। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में करीब मैं 2-3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूं। देखो क्या है यहाँ पे, ये आपको दिख रही हैं, ये क्या है, ये हैं सेल जो इस स्टोमेटा के आसपास की सेल हैं। ये क्या है, सराउंडिंग सेल्स हैं, सराउंडिंग सेल हैं। ये आसपास की सेल है, स्टोमेटा के आसपास हैं। जब इनमें से पानी, इनमें से क्या है, मिनरल और आयन इसके अंदर ट्रांसफर होता है, इसके अंदर जाता है पानी या आयन्स, मिनरल इसके अंदर जाते हैं, तो उसकी वजह से इसका जो स्टोमेटल है, स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल है जो आपको रेड रेड दिख रही है दोनों, ये क्या है, गार्ड सेल हैं। जब ये गार्ड सेल क्या होती हैं, इनके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो उस वजह से क्या है, ये ओपन हो जाती है। जो बंद होता है क्या है, ओपन हो जाता है। जब ओपन होगा तो इसके अंदर से जो वाटर है वो बाहर आता है। तो ऐसे स्टोमेटा ओपन होता है। कब ओपन होता है, पूरी प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, कि गार्ड सेल के ऊपर डिपेंड करता है। जब गार्ड सेल्स ओपन होती हैं तो क्या है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जब गार्ड सेल बंद होती है तो स्टोमेटा भी बंद हो जाता है। व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज, जब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है इनसाइड द गार्ड सेल, गार्ड सेल के अंदर जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, ड्यू टू, किस वजह से बढ़ता है, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ आयन एंड मिनरल फ्रॉम द सराउंडिंग सेल, क्योंकि जो ये सराउंडिंग सेल हैं, जो ये हमारे पास आसपास ये सेल हैं, इनमें से क्या है, आयन और मिनरल इसके अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो होता क्या है, जब पानी इसके अंदर आ जाता है तो वाटर मिनरल आयन इसके अंदर आएंगे तो ये क्या है, ये फूल जाता है। देन गार्ड सेल स्वेल्स, तो गार्ड सेल क्या है, फूल जाती हैं, फूल जाती है, तो प्रेशर बढ़ जाता है उस वजह से। देन स्टोमेटल पोर ओपन, और जो स्टोमेटल पोर है जो ऐसे बंद रहता है वो क्या है, ओपन हो जाता है, स्टोमेटा ओपन होता है, जिसकी वजह से इसमें से पानी बाहर आता है प्लांट में। दूसरा ये है कि क्लोज कब होता है, व्हेन क्लोज ऑफ आयंस आउट ऑफ द गार्ड सेल, कि जो आयन और मिनरल इस गार्ड सेल के अंदर एंटर किए थे वो अगर इसमें से बाहर निकल जाते हैं, कि वो अगर इन गार्ड सेल के में से बाहर निकल जाता है तो गार्ड सेल में से बाहर निकलने के द्वारा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर दोबारा से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो गार्ड सेल जो पहले ऐसे उभरी हुई हैं, जो फूली हुई हैं, वो क्या है, दोबारा से सिकुड़ जाएंगी। क्यों, क्योंकि उनके अंदर का पानी खत्म हो चुका है। तो उसके अंदर से पानी जब निकल जाएगा, वाटर मिनरल आयन निकल जाएंगे, दोबारा क्या हो जाएगी, गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इसमें से क्या होगा, बाय विच स्टोमेटल पोर गेट क्लोज, और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये है आपके स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने की मैकेनिज्म। ऊपर लिखा पड़ा है कि ये क्वेश्चन कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 2010, 11, और ये 14, 17 और 19, और मोस्ट एक्सपेक्टेशन है कि इस बार भी आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा क्या है, सलाइवा लार, मुंह में सिगरेट होती है, हमारे बखल के बेटे में सिगरेट होती है, सलाइवरी ग्लैंड में से। ये इसका काम क्या है, देखो
इट इज अ वाटरी फ्लूइड, ये पानी के तरह का फ्लूइड है, विच इज सीक्रेटेड इन द बकल कैविटी, जो हमारे मुंह के अंदर सीक्रेट होती है, इकट्ठा होती है, मतलब बकल कैविटी मतलब माउथ, मुंह, फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड, जो सैलिवरी ग्लैंड है उनमें से ये निकलती है। इसका काम क्या है? इट मेक्स फूड स्लीमी, ये फूड क्या बनाएगा? स्लीम बनाएगा, नरम बनाएगा। अगर हमारे मुंह में सलाइवा सीक्रेट नहीं होगा तो हम जो खाना खा रहे हैं वो स्लीमी नहीं होगा, जब स्लीम नहीं होगा तो उसका बोलस जो है उसको हम यहाँ से निगल नहीं पाएंगे, जो हमारे उस प्रवेश में से होता है वो स्टमक में जाता है। तो ये फूड को स्लिम बनाता है, नरम बनाता है, मुलायम बनाता है, ताकि उसको आसानी से निगल सके। होता क्या है इसमें, जिसकी वजह से ये क्या है स्लिम बनता है, इसके अंदर होता है कि म्यूसिन पिगमेंट, म्यूसिन होता है। क्या है म्यूसिन? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा है इट कंटेन सैलिवरी एमाइलेज, इसके अंदर एक एंजाइम होता है सैलिवरी एमाइलेज, इसका दूसरा नाम भी क्या है? टाइलिन है, सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन। ये क्या करता है? विच सेपरेट स्टार्च, जो स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है छोटे छोटे कंपोनेंट में, जैसे कि माल्टोज है, आइसोमाल्टोज है और डेक्स्ट्रिन है। और ऐसा ही कब करता है? जब इसका पीएच कितना होता है? 6.8। ये सैलिवरी एमाइलेज टाइलिन एंजाइम कब ज्यादा एक्टिव होता है? जब पीएच क्या हो सैलिवा का? 6.8 होता है। उसका कारण क्या है? सैलिवा क्या करती है? इट किल्स माइक्रो प्रेजेंट इन द फूड। कई बार जो फूड हमारे मुंह में आ रहा है उसमें कई माइक्रोब होते हैं, तो उनको भी खत्म कौन करता है? उनको खत्म करने का काम कौन करता है? ये करता है सैलाइवा। तो सैलाइवा का काम क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना है। किस तरह करना है? वो एक प्रोसेस है, इसके अंदर एंजाइम है जो 6.8 पीएच पे काम करता है। स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को मुंह में तो किसमें तोड़ता है? माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन। और कितने परसेंट स्टार्च को मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है हमारा? 30% जो है स्टार्च मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ह्यूमन ब्लड में। तो देखो ह्यूमन ब्लड में क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं। तो उनमें से क्या है कि एक आरबीसी के अंदर क्या होती है? हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन जब जुड़ जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, देन इट फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो क्या बनाती है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर 97% ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है? आरबीसी के अंदर। तो 97% ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसके बाद 3% जो बची उसको कौन करता है? ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर प्लाज्मा है और फॉर्म एलिमेंट है। तो फॉर्म एलिमेंट में जो आरबीसी है उसने कितना ट्रांसपोर्ट कर दिया? 97%। ब्लड प्लाज्मा ने कितने किया? 3% जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया है आपके अंदर ब्लड प्लाज्मा करती है। बात करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितना ट्रांसपोर्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 3 फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है बॉडी के अंदर। एक तो है आपका बाइकार्बोनेट, एक है एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, एक है कार्बोनिक एसिड। तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में लगभग 70% ऑफ CO2 ट्रांसफर होती है। तो 70% CO2 ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स इन फॉर्म ऑफ सोडियम और पोटासियम बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कितना ट्रांसफर होती है? 70%। इसी लाइन लिखा पड़ा है कि 70% CO2 ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स इन फॉर्म ऑफ सोडियम को बाइकार्बोनेट और पोटासियम बाइकार्बोनेट। 70% ट्रांसफर होती है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। 23% जो CO2 ट्रांसपोर्ट होती है कैसे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जब क्या है कॉम्बिनेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ, तो उस दौरान क्या बनाती है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो कितना ट्रांसफर होती है उससे? 27। कार्बोनिक एसिड जो है 7% ऑफ CO2 ट्रांसफर करती है। तो 70% CO2 जो है उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? बाइकार्बोनेट। 23 को 23 को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और जो बचा 7% उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? कार्बोनिक एसिड उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हुआ आपका कि कैसे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फैट्स ह्यूमन बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है, कि हाउ फैट्स आर डाइजेस्टेड इन बॉडी और हाउ डज इट्स प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो देखो सबसे पहले क्या है कि
फैट्स आर डाइजेस्टेड बाई ग्रुप ऑफ एंजाइम नोन एज लाइपेज, कि फैट को जो एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं उसके ग्रुप का नाम क्या है, मतलब कौन से एंजाइम है, वो लाइपेजेज एंजाइम है। विच आर प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, पैनक्रियाटिक जूस में। और ये पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, पैनक्रियाज से। पैनक्रियाटिक जूस से और इंटेस्टाइनल सीक्रेशन, इन दोनों से क्या होगा, सीक्रेट होगा लाइपेज, जो फैट को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। इसके बाद क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, की मतलब फैट का टूटना किस प्रकार है। इट ब्रॉट अबाउट बाइल, ये क्या है, ये बाइल के द्वारा होता है, बाइल जूस विच सीक्रेशन ऑफ लिवर, कि फैट का टूटना किसके द्वारा होता है, लिवर में के अंत से जो सीक्रेट होता है बाइल जूस, उसके द्वारा। बाइल जूस कंटेन लॉट्स ऑफ साल्ट, इसके अंदर क्या है, बहुत सारा साल्ट होता है। विच ब्रेक लार्ज फैट ड्रॉपलेट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, जो क्या करता है, बड़े बड़े फैट के जो ड्रॉपलेट होते हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले फैट जो है, एमल्सिफाइड फैट, वो लाइपेज द्वारा कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में और मोनोग्लिसराइड में। सबसे पहले जो फैट है वो लाइपेज एंजाइम की सहायता से कन्वर्ट होता है आपका फैटी एसिड में, फिर ग्लिसरॉल में, फिर मोनोग्लिसराइड में। उसके द्वारा जो इंटेस्टाइनल सीक्रेशन है, मतलब जो जूस जो है इंटेस्टाइनल में सीक्रेट हुआ है, उसके अंदर भी लाइपेज हाइड्रोलेज है, वो क्या करता है, इस मोनोग्लिसराइड को, वो क्या करता है, इस मोनोग्लिसराइड को किसमें कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। उसके बाद जो फैट है वो डाइजेस्ट सिर्फ और सिर्फ होगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या है कि बाइल जूस की ज़रूरत पड़ती है। बाइल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, लेकिन ये बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस जो है, ये बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, लिवर से। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से। और होता है इंटेस्टाइनल जूस, जो कहाँ सीक्रेट होता है, इंटेस्टाइन से। अब ये तीनों जूस जो है इकट्ठे होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। जब ये तीनों जूस इंटेस्टाइन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये वहाँ पे इस फैट को डाइजेस्ट करते हैं। तो फैट का डाइजेशन जो होता है वो लाइपेज के द्वारा होता है, और कहाँ किस जगह पे होता है, वो होता है आपका इंटेस्टाइन में होता है। और इंटेस्टाइन में कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फैट का एमल्सिफिकेशन बॉडी के अंदर लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। इसको, ये लाइपेज एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है, पैनक्रियाटिक जूस से। और कौन कौन से जूस हैं जो इसको डाइजेस्ट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस है, वो भी इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे काम करते हैं। द फूड विच वी ईट कंटेन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट, उसमें करा बहुत सारे बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। जिस फूड को हम खाते हैं उसमें तीन चीज़ें होती हैं मेजरली फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। विच कैन नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। जब ये बॉडी में डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकते तो इनको डाइजेस्ट करना, तोड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हेल्प कौन करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। दैन डाइजेस्ट एंजाइम डाइजेस्ट द फूड इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम, ये करते हैं फूड को सिंपल फॉर्मेट में तोड़ देते हैं, ताकि हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर सके और हमें फूड से एनर्जी मिल सके। तो देखो प्रोटीन को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, प्रोटीएज एंजाइम तोड़ता है। प्रोटीन कौन सा एंजाइम तोड़ता है, प्रोटीएज एंजाइम तोड़ता है। किसमें तोड़ता है, अमीनो एसिड में। तो प्रोटीन को छोटी छोटी यूनिट अमीनो एसिड में कौन तोड़ता है, प्रोटीएज तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कौन करता है, सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है इसको डाइजेस्ट करता है। किसमें तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज में। उसके बाद जो फैट है, फैट को लाइपेज जो एंजाइम है वो फैटी एसिड में और ग्लिसराइड में इसको डाइजेस्ट करता है। तो ये होता है डाइजेस्टिव एंजाइम का रोल, कि बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उनको सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट करना, ताकि हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर सके और हमें एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऐसा रेस्पिरेशन जिसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस की ज़रूरत पड़े, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, वो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़े और रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, उसको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है।
तो पहला है कि O2 इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, की एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए क्या लिखा है, O2 इज नॉट यूज्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है 38 ATPs एनर्जी आर रिलीज्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, कि अगर एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का, अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो क्या होगा, 38 जो है ATP एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए 38 ATP की ज़रूरत पड़ेगी, वो इतनी रिलीज होंगी। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, सिर्फ 2 ATP रिलीज होंगी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने में, ऑक्सीडाइज करने में। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, इसका जो शुरुआती में जो ये होता है, कहाँ स्टार्ट होता है, साइटोप्लाज्म में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्टिंग कहाँ होती है उसकी, साइटोप्लाज्म के अंदर, बट मोस्ट ऑफ इट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद ये कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो स्टार्टिंग होती है इसकी साइटोप्लाज्म के अंदर और ये खत्म कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है सिर्फ कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, इट टेक्स प्लेस ओनली इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट इसका, कि एरोबिक जो रेस्पिरेशन होगा उसमें जो एंड प्रोडक्ट होगा तो क्या क्या चीज़ रिलीज होंगी, CO2 रिलीज होगी, H2 रिलीज होगा, वाटर और कुछ एनर्जी भी क्या होगी, रिलीज होगी। तो CO2, H2 और एनर्जी क्या होगी इसमें, रिलीज होगी। इसमें क्या होता है, इसमें एंड प्रोडक्ट होते हैं एनारोबिक में होते हैं CO2 होता है, एंड प्रोडक्ट होता है इथेनॉल होता है, C2H5OH, और क्या होता है, थोड़ी सी एनर्जी भी इसमें क्या है, निकलती है एंड प्रोडक्ट के तौर पे। तो एनर्जी CO2 और क्या है, इथेनॉल एंड प्रोडक्ट में के तौर पे निकलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और CO2, H2 और एनर्जी निकलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पे ये आपको डिफरेंस इसके दिख रहे होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं, कि इसमें ऑटो की जरूरत पड़ती है, इसमें नहीं पड़ती। इसमें 38 ATP की जरूरत होती है, इसमें 2 ATP की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या है, स्टार्टिंग होती है साइटोप्लाज्म में, खत्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये पूरा पूरा कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। इसमें एंड प्रोडक्ट हैं CO2, H2O एनर्जी, इसमें एंड प्रोडक्ट हैं CO2 एनर्जी और इथेनॉल। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में कैसे होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट अपना क्या है, फूड बनाते हैं। तो देखो क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया, की ग्रीन प्लांट और साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वो क्या करते हैं, सोलर जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो देखो क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और दे फिक्स ऐसा इसके साथ साथ क्या क्या होता है, दे फिक्स एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड शुगर। तो इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है और शुगर का होता है। द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिटन एज, अगर हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को लिखेंगे तो क्या होगा, कि CO2 एंड H2O रिएक्ट टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल की सहायता से CO2 और H2O क्या बनाएंगी, ग्लूकोज बनाएंगी, क्या और क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है प्लांट में, एक वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, इसको क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिसे ह्यूमन बींग्स क्या है, सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, कि सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। इसकी रिएक्शन क्या है, 6CO2 प्लस में H2O इक्वल किस में कन्वर्ट होगा, ये ग्लूकोज में। तो देखो इसको याद करने के लिए भी ये है कि आपको याद रखना है सिर्फ CO2 और H2O क्या बनाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और रिलीज क्या होगा इसमें, ऑक्सीजन रिलीज होगा, सीधी सी बात है। तो आपने करना क्या है, 6 6 6 6 मोल क्या है लेने हैं तीनों के, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन। इसके अंदर है कि इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं जब फोटोसिंथेसिस होता है। तो पहला तो है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, पत्ती के अंदर, वो क्या करेगा, पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, सेपरेटिंग वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, जो पानी है, उसका क्या होगा, सेपरेटिंग होगा, जो टूटेगा, तो सेपरेटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी,
जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी किस में रिड्यूस होगी, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये क्या है, इसकी स्टेप हैं कि क्या होगा, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का सेपरेटिंग होगा, रिडक्शन होगा किसका, CO2 का, और लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, आपकी केमिकल एनर्जी के अंदर। तो ये प्रोसेस क्या है, आपकी फोटोसिंथेसिस। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि HPSC 2017, ये मेरे पास जो बुक है पुरानी है, अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपका नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है क्वेश्चन, ब्लड क्लॉटिंग की। ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म क्या है? तो देखो, सबसे ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या है, खून का जमना, कि आपकी बॉडी में अचानक से क्या है, कोई चोट लग जाए, उस चोट की वजह से जो खून बहता है तो उसको कैसे बहने से रोका जाता है, बॉडी कैसे रोकती है। तो देखो क्या है, पहले मैं आपको इसको शॉर्ट में बताता हूँ क्या है, कि व्हेन इंजर्ड टिश्यू, कि जब आपकी टिश्यू क्या होती है, इंजर्ड होती हैं, तो क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड के अंदर क्या है, प्लेटलेट्स की जो सेल होती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो क्या है, जो ब्लड के अंदर जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल रिलीज करेंगी। जब आपकी बॉडी में इंजरी होगी तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या करेंगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेंगी। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन करता है एक प्रोथ्रोम्बिन नाम के इनएक्टिव सब्सटेंस को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन में। ये क्या करता है, खुद काम नहीं करेगा, ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन से कहेगा कि भाई तुझे ये काम करना है, और प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब थ्रोम्बिन भी जो है ये भी थोड़ा आलसी है, खुद काम ना करके ये क्या करेगा, ये कहेगा फिब्रिनोजन से, फिब्रिनोजन जो है इनएक्टिव है खुद, वो किस में कन्वर्ट होगा, फिब्रिन में। तो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कौन कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा। और जब ये फिब्रिन जो है, ये फाइबर हैं, ये रेड ब्लड के साथ मिलेंगे तो क्या है, दे फॉर्म ब्लड क्लॉट्स, और ब्लड क्लॉट्स बनाएंगे और खून बहने से बंद हो जाएगा। ये ऐसा होता है कि यहाँ पे एक जाल जैसा होता है, ब्लड सेल में क्या होता है, जाल जैसा होता है, नेटवर्क होता है। उसके बाद जब ब्लड सेल क्या है, ब्लड सेल का साइज ज़्यादा है, जब ब्लड सेल इसमें आती हैं तो वो क्या है, इसमें फंस जाती हैं। जब ब्लड सेल इसमें फंस जाएंगी तो धीरे धीरे अपना आप ही खून बहना बंद हो जाता है। और यही मैकेनिज्म आपकी यहाँ पे लिखी हुई है कि एज ब्लड फ्लो आउट फ्रॉम द डैमेज्ड वेसल, की जैसे ही ब्लड बाहर निकलता है डैमेज वेसल से, दैन ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज ए सब्सटेंस थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो ब्लड सेल कौन सा सब्सटेंस रिलीज करती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन करता है, मिलता है कैल्शियम के साथ, और कैल्शियम साथ मिलके ये प्रोथ्रोम्बिन जो प्रेजेंट होता है ब्लड में उसको कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करता है, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। और फिर जो थ्रोम्बिन है ये फिब्रिनोजन जो है इनएक्टिव जो पिगमेंट है उसको किस में कन्वर्ट करता है, फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद क्या होता है इस प्रोसेस में, फिब्रिन फॉर्म ए मैस, फिब्रिन क्या है, एक जाल सा बनाता है, नेटवर्क सा बनाता है। इसमें क्या होता है, इन विच ब्लड कॉर्पसल्स गेट इंटेंगल्ड, जिसमें क्या है, ब्लड कॉर्पसल जो है फंस जाती हैं। जब ये जाल सा बनता है तो उसके अंदर क्या है, ब्लड कॉर्पसल फंस जाती हैं और जाल सा बनता है, जिसमें से क्या है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज लिम्फ, डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ इट इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड है विच प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, की जो ब्लड सेल हैं बॉडी में, जो सेल हैं उन सेल के बीच में जो स्पेस है, खाली जो जगह है, उस खाली जगह को हम क्या कह रहे हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो लिम्फ इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस, जो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है। और इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, जो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर होता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इस फ्लूइड के अंदर क्या क्या होता है, इस फ्लूइड के अंदर होता है प्लाज्मा होता है, कुछ प्रोटीन होती हैं, कुछ ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स का नाम क्या होता है, इसमें जो होती हैं लिम्फोसाइट्स होती हैं। इस लिम्फ के अंदर जो सेल होंगी, ब्लड सेलों का नाम क्या है, लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फ जो है ये क्या होता है, कलरलेस होता है। क्यों, क्योंकि इसमें RBC या फिर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। और प्रोटीन की मात्रा भी कैसी होती है, बहुत कम होती है। फंक्शन क्या होता है लिम्फ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में बहुत बार पूछ लिया जाता है।
लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। लिम्फ क्या करता है, जो डाइजेस्ट फूड है, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है या एब्जॉर्ब फूड है, उसमें एब्जॉर्ब जो फैट है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड, उसको ब्लड में मिक्स कर देती है। और क्या करता है, इट ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, कि जो खाली स्पेस होता है सेल के बीच में, उसके अंदर जो खाली स्पेस जो भर के अंदर जो फ्लूइड भर रहता है, उस फ्लूइड को वहाँ से खींच करके किसके अंदर मिला देता है, ये ब्लड के अंदर मिला देता है। किसके अंदर मिला देता है, ब्लड के अंदर मिला देता है, खाली स्पेस को में से फ्लूइड को लेकर के। एंड इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, और ये बॉडी को इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। बॉडी किससे प्रोटेक्ट करता है, ये इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके काम क्या है, पहली बात तो ये है कि ये जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड है उसको ट्रांसफ़र करता है। दूसरा काम क्या है इसका, कि इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस, जो इंटरसेलुलर स्पेस है, खाली जो स्पेस है, वहाँ से फ्लूइड को क्या करेगा, ये लेता है। और तीसरा क्या करता है, प्रोटेक्ट द बॉडी, बॉडी क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन। ये जो क्वेश्चन है आपका कम से कम 5-6 बार आ चुका है, और इस क्वेश्चन का है क्या कि व्हाट इज द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो पहले जान लेते हैं नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे क्या है कि जो ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन होती है। जो ब्रेन में है वो न्यूरॉन है, नर्व सेल है। किडनी के अंदर जो हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, मतलब जो सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट, फंडामेंटल जो चीज़ है किडनी के अंदर, वो क्या है, नेफ्रॉन है। और हर किडनी में ईच किडनी कंटेन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। हर किडनी में क्या है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, बहुत सारी लाखों ऐसी इस तरह की नेफ्रॉन होती हैं। तो यहाँ पे एक नेफ्रॉन का डायग्राम आपको दिख रहा है। इस नेफ्रॉन के द्वारा हमें ये बताना है कि इसमें जो बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट जो फिल्टर होते हैं, जो फिल्ट्रेट जो फिल्टर होता है, ब्लड जो फिल्टर होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं लिक्विड के फॉर्म में, वो कैसे साफ होते हैं। और इसी के द्वारा एक और क्वेश्चन होता है कि हाउ यूरिन इज रेगुलेटेड इन बॉडी, कि बॉडी में यूरिन कैसे रेगुलेटेड होता है। तो वो भी किसी के आधार पर, वो भी इसी के बेस पे है। तो इसको आइए समझते हैं डिटेल में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है ये नलियां हैं जो बॉडी में से क्या है, ये नलियां हैं जो बॉडी में से आपके फ्लूइड को लेके आई है, किसके पास, किडनी के पास, मतलब नेफ्रॉन में। और जो लेके आई है नली, इसका नाम क्या है, एफरेंट आर्टरियोल है। क्या है, एफरेंट आर्टरियोल है। ये एफरेंट आर्टरियोल क्या है, बॉडी में से उस वेस्ट को कलेक्ट करके किडनी के पास लाया है कि भैया किडनी तेरी बारी है, तेरे को ये साफ करना है, या फिर सिगरेट करना है, इसको कुछ मिलाना है, या इसको अपने पास रखना है, मतलब एब्जॉर्ब करना है। तो किडनी के अंदर क्या कहते हैं, सीक्रेशन हो या फिर एब्जॉर्प्शन हो, और ये फिल्ट्रेशन, ये किसके अंदर होता है, ये कौन कराता है, नेफ्रॉन कराता है। और नेफ्रॉन में और न्यूरॉन में अंतर है। बच्चे बहुत बार क्या है, नेफ्रॉन की बजाय न्यूरॉन कर देते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। तो नेफ्रॉन किसमें है, किडनी में। तो देखो क्या है, तो सबसे पहले जो एफरेंट आर्टरियोल है, ये गुच्छा है, ठीक है, ये इस नेफ्रॉन के सबसे पहले जो पार्ट होता है उसके अंदर आके इंक्लोज होता है। और इस कप के आकार के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमन कैप्सूल, एक कप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक कप के आकार का स्ट्रक्चर है, बोमन कैप्सूल कहते हैं इसको। जब बोमन कैप्सूल ऐसे इस एफरेंट आर्टरियोल को अपने अंदर पकड़ के रखता है, तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल वाटर या ब्लड जो भी इसके पास आता है उसको फिल्टर करता है। उसका नाम क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है क्या है, एफरेंट आर्टरियोल। ये किसके अंदर आके खुलता है, ये खुलता है बोमेन कैप्सूल के अंदर। बोमेन कैप्सूल और एफरेंट आर्टरियोल दोनों के उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। तो बोमेन कैप्सूल की जो नली है ये आगे जाके किसमें खुलती है, इस नली में खुलती है। इसका नाम क्या है, पीसीटी। ये आपको दिख रहा है कोल्ड पोर्शन है जो आपको दिख रहा है टेढ़ा मेढ़ा, इसका नाम क्या है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका पूरा नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें ओपन होता है। तो ये जो नली है पीसीटी, ये एक स्ट्रेट यू आकार की, यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, और इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं, हेनले की लूप कहते हैं। और ये जो लूप ऑफ हेनले जो नीचे तरफ आ रहा है, इसको हम नीचे तरफ आ रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, इसको हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और जो ये पोर्शन है लूप ऑफ हेनले का जो ऊपर तरफ जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है ये आगे चल के किस पोर्शन में खुलता है, नली में खुलता है, डक्ट में खुलता है, उसका नाम क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये जो नली है, ये लास्ट वाला जो पोर्शन है, हमारी बड़ी एक डक्ट है, इसका नाम क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, इसमें आके ये ओपन होती है। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि वो क्वेश्चन 5 नंबर के जो मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है व्हाट आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर हो गया। और देखो इसके बारे में ये सारा थ्योरी आपको डिक्टो मिलेगी भी जब आप पढ़ोगे आप अपनी बुक्स में से। तो हूबहू मैंने वही लाइनें लिखी हैं 10th के बेसिस के आधार पर। वैसे ये टॉपिक काफी बड़ा है, एक चैप्टर भी है इसमें, इसका +1 में, उसके आगे भी है। तो देखो क्या है, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, बहुत जरूरी चीज है उसकी। इट हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये क्या है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, साफ करता है किसको, ब्लड को, वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को, इन सब क्या करता है, फिल्टर करता है। और इन तीनों चीजों को हम क्या कह रहे हैं कॉमनली, फिल्ट्रेट। कि व्हेन फिल्ट्रेट कम्स थ्रू द एफरेंट आर्टेरियोल इन बोमेन कैप्सूल, द बोमेन कैप्सूल एंड एफरेंट आर्टेरियोल टुगेदर नोन एज ग्लोमेरुलस, जहां पे ये चीजें फिल्टर होती हैं इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। एक मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। स्ट्रक्चर में देखो वही चीजें हैं, ईच नेफ्रॉन हैविंग कप शेप स्ट्रक्चर, कप के आकार स्ट्रक्चर होता है इसमें, इसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं, जो आपने यहाँ देखा है। उसके बाद दिस इंक्लोजिंग नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी के साथ नेटवर्क बनाता है, जो हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये आपने यहाँ पे पढ़ा है। उसके बाद है बोमेन कैप्सूल लीड्स इनटू पीसीटी, बोमेन कैप्सूल किसमें खुलती है, पीसीटी के अंदर खुलता है, विच ओपन इनटू यू शेप्ड ट्यूब, जो किसके अंदर खुलता है, यू शेप्ड ट्यूब के अंदर, इसका नाम क्या है, लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले। एंड दिस लूप ऑफ हेनले लीड्स इनटू डीसीटी, ये किसमें खुलता है लूप हेनले, डीसीटी में, इसका नाम क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, विच फर्दर जॉइनिंग विद द कलेक्टिंग डक्ट, और जो बाद में इसका जुड़ती है कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ती है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अगर आपको ये डायग्राम बनाना आता है तो आप इसका स्ट्रक्चर फंक्शन आसान कर सकते हो। साथ ही साथ इसके 2-3 क्वेश्चन है कि यूरिन बॉडी में कैसे रेगुलेट होता है, बॉडी में कैसे ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, वो सारे क्वेश्चन इसी एक डायग्राम से रिलेटेड है, तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया स्ट्रक्चर डायग्राम, बात करते हैं फंक्शन क्या है इसका, कैसे फंक्शन होता है। जैसा ही बताया हमने कि फिल्ट्रेट, ब्लड वाटर इलेक्ट्रोलाइट, इसको मैं कॉमनली क्या कह रहा हूँ, फिल्ट्रेट कर रहा हूँ। फिल्ट्रेट होता क्या है, और क्या होता है इसके अलावा, सोडियम है, K+Cl- H2O, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयंस हैं, ये चीजें होती हैं। तो ये सारा सामान जब यहाँ से ये नलियाँ बॉडी में से इसको किडनी के पास लेके आती है, तो ये आपको ये फिल्टर करना है, तो यहाँ से होता हुआ ये इसके पास आएगा, पहले बोमेन कैप्सूल के पास आएगा। जब बोमेन कैप्सूल के पास आएगा तो इस बोमेन कैप्सूल इसको फिल्टर करने की कोशिश करेगा, तो इसमें क्या है, फिल्टर होंगी चीजें, और जो चीजें बॉडी में से आ रही हैं उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको एब्जॉर्ब करना जरूरी है, कुछ फिर इसमें कुछ और मिलाया जा सकता है। तो सीक्रेशन का मतलब ये है कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन हैं ये कुछ चीजों को उसमें मिला दें, उस फिल्ट्रेट में मिला देती हैं, ताकि उसको क्या कर देती हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ताकि बॉडी और एब्जॉर्ब करके उन्हें वापस एफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा पूरी बॉडी में भेज देते हैं, ताकि बॉडी के अंदर जो जरूरी काम है इसके द्वारा वो हो सके। और क्या करता है, फिल्ट्रेशन, इसका फिल्ट्रेशन करता है वाटर का, मिनरल का और ब्लड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ब्लड का करता है फिल्ट्रेशन और सब करता है ये इलेक्ट्रोलाइट्स का। और जब ये चीजें फिल्ट्रेट हो जाती हैं तो इनको यहाँ से कौन ले जाता है, इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल वापस कहाँ ले जाता है, बॉडी के अंदर। और ये काम, ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। किडनी के अंदर लाया कौन, एफरेंट आर्टेरियोल, ये प्योर होगा, इसमें एब्जॉर्ब होगा, रीएब्जॉर्ब होगा, स्टीरेशन होगा। ये सारे काम कंप्लीट होने के बाद जब किडनी की से में से द्वारा ये फिल्टर होकर कहाँ जाएगी चीजें, बॉडी के अंदर जाएगी, कौन ले जाएगा, एफरेंट आर्टेरियोल। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिन रेगुलेशन, की बॉडी में यूरिन कैसे रेगुलेट होता है या यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको इसी एक क्वेश्चन के द्वारा समझाऊंगा, तो सुंदर देखो।
क्या है, व्हाट इज यूरिन रेगुलेशन, की बॉडी में यूरिन कैसे रेगुलेट होता है। तो सीधी सी बात है कि इसमें जो यूरिन का जो रेगुलेशन है उसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहता है, बॉडी के अंदर हमारे किडनी के अंदर क्या है, नेफ्रॉन है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दिन में, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, बॉडी में से बहुत सारा पसीना निकलता है, स्किन के द्वारा क्या है, बहुत सारा पसीना निकलता है, और उस दौरान क्या है, बॉडी में यूरिन की जो क्वांटिटी है कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर बॉडी में से जो स्वेट है वो भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है, और उसके साथ साथ यूरिन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है और जो रिलीज हो रहा है, तो इससे होगा क्या, बॉडी में वाटर की, इलेक्ट्रोलाइट की कमी होगी, और क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन की वजह से इंसान क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। जब डिहाइड्रेशन ज़्यादा लेवल पे पहुंच जाए तो उसको मेंटेन कौन करता है, किडनी करता है। और सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में हमारी बॉडी में से पसीना जो है नहीं निकलता है, स्वेट नहीं निकलता है, जिसकी वजह से क्या है, अब उस बॉडी के अंदर पानी की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो जो पानी का अमाउंट ज़्यादा है तो उसको किडनी इस बार रीअब्जॉर्ब नहीं करती है, और रीअब्जॉर्ब नहीं करती है तो क्या है, उसको यूरिन की फॉर्म में रिलीज कर देती है। तो देखो उस प्रोसेस को क्या है कि ड्यूरिंग समर बॉडी प्रेस बाय लॉट्स ऑफ वाटर, की बॉडी में बहुत सारे पानी को निकालती है थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, बॉडी के सरफेस मतलब स्किन के द्वारा, विच कॉज लॉस ऑफ वाटर, इस वजह से क्या है, बहुत सारा पानी बॉडी में से लॉस होता है। एंड विच रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ यूरिन, जो क्या करता है, यूरिन की क्वांटिटी को घटा देता है। कि बॉडी में से क्या है, बहुत सारा जब पसीना जो बाहर निकलता है, स्वेट जब बाहर निकलता है, तो उसकी वजह से क्या है, बॉडी में यूरिन की जो है क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, इसका भी कारण है, टू कंजर्व वाटर इन द बॉडी, ताकि बॉडी में वाटर कंजर्व रहे। क्यों, क्योंकि उधर से क्या है, स्वेट पसीना भी निकल रहा है, और जो है यूरिन भी अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। तो ये क्या करता है, कंजर्व वाटर इन द बॉडी। देयरफॉर तब होता क्या है, डिफरेंट पार्ट ऑफ किडनी, किडनी के कई पार्ट हैं, जैसे कि पीसीटी है, डीसीटी है, लुकोफेनले है। यू से ये रहे आपके पीसीटी, डीसीटी और लुकोफेनले, ये करते हैं रीएब्जॉर्ब वाटर, ये क्या करते हैं, उस पानी को दोबारा रीएब्जॉर्ब करते हैं। रीएब्जॉर्ब करने से होता क्या है, बॉडी में यूरिन जो है कम मात्रा में बनता है, विच डिक्रीज या रिड्यूस द यूरिन, यूरिन की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती है। इसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन की वजह से, तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, किडनी रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा करती है ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो। सर्दियों में क्या है, ड्यूरिंग विंटर लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी सरफेस इज मिनिमम, बॉडी में से क्या है, स्वेट जो है नहीं निकलता है, पसीना बहुत ही ना के बराबर निकलता है सर्दियों में। देन वी ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर, लेकिन हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। कारण क्या है, बिकॉज विच इट इज नीड फॉर द प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, पानी की जरूरत क्या है, ब्लड के प्रॉपर कंपोजिशन के लिए क्या है, जरूरी है, उसमें हेल्प करता है, उसको ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है। द वाटर फ्रॉम ब्लड इज नॉट रीएब्जॉर्ब, अब क्या है, विंटर के दौरान क्या है, पानी जो है बॉडी में रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, और जब बॉडी जिसको ज़्यादा रीएब्जॉर्ब नहीं करेगी तो कम मात्रा में रीएब्जॉर्ब करेगी। अब बॉडी से जो ये है स्वेट में नहीं निकल रहा है, और बॉडी किडनी इसको रीएब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो क्या है, अब बॉडी में यूरिन की मात्रा बढ़ेगी, विच इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ द यूरिन, यूरिन की मात्रा क्या है, बढ़ेगी। तो कारण दोनों क्या है कि सर्दियों में क्या होता है, बॉडी में से प्रेशर नहीं होता है, लॉस ऑफ वाटर नहीं होता है, और जो वाटर है उसको भी रीअब्जॉर्ब नहीं करती है। रीअब्जॉर्ब करने का मतलब दोबारा उसको वापस बॉडी में भेजना, तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं करती है, तो क्या है, बॉडी में यूरिन ज़्यादा मात्रा में बनता है। वैसे यूरिन बनता कब है, वो दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ यूरिन फॉर्म इन बॉडी में यूरिन बनता कब है, जिसको जो इकट्ठा होता है यूरिनरी ब्लैडर में, उसके बाद उसको रिलीज कर दिया जाता है। कारण क्या है, जब फिल्ट्रेट यहाँ से आता है और इसमें पहुंचता है ग्लोमेरुलस में, तो यहाँ पे क्या है, फिल्टर होता है, और पीसीटी क्या है, लगभग 90% चीजों को रीएब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ ये रीएब्जॉर्ब करती है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का सीक्रेशन करती है। तो रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन की इस लड़ाई में कुछ चीजें रीएब्जॉर्ब होती हैं, कुछ सीक्रेट होती हैं। रीएब्जॉर्ब सीक्रेट होने के बाद क्या होता है, जो चीजें जरूरत के लिए होती हैं उनको क्या है, किडनी वापस बॉडी के पास भेज देती है, और जो चीजें की कमी होती है उस फिल्ट्रेट में, और ये नेफ्रॉन क्या उसमें मिला देती है। उसके बावजूद जो कुछ ऐसा वेस्ट जो बच गया जिसकी जरूरत बॉडी को नहीं है, उनको क्या है, यूरिन के फॉर्म में इकट्ठा कर देता है और यूरिन को रिलीज कर दिया जाता है। ये होता है आपका यूरिन फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में आप पढ़ोगे, हाउ डज इंफॉर्मेशन ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द बॉडी। देखिए सबसे पहले क्या है इसमें कि इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन बॉडी फॉर्म
ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। कि बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है, जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है, वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, केमिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद ये है कि वन रिसेप्टर्स रिसीव स्टिमुलस, कि जब रिसेप्टर्स के पास कोई संवेदना, कोई मैसेज जैसा कोई इनपुट पहुंचता है, दे पास दिस इंफॉर्मेशन टू द अदर सेंसरी ऑर्गन। तो जब उस रिसेप्टर्स के पास वो मैसेज पहुंचता है तो उसको कहाँ पहुंचा देता है, वो सेंसरी न्यूरॉन के पास पहुंचा देता है। और सेंसरी न्यूरॉन क्या करती हैं, सेंसरी न्यूरॉन कन्वे द इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स टू द ब्रेन। तो ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, ये उस मैसेज को ब्रेन के पास भेज देता है। उसके बाद क्या है, ब्रेन एनालिसिस द इन्फॉर्मेशन, की ब्रेन उसको एनालाइज करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है, किस चीज़ के बारे में है। उसके बाद क्या करेगा, उसको एंड सेंड द इन्फॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ मोटर नर्व, और फिर मोटर नर्व को मैसेज भेजेगा कि भाई तुझे जाना है उस अफेक्टेड ऑर्गन के पास उसकी मदद करने के लिए। तो देखो समझो एक बार एक कहानी के तौर पे, कि जैसे आपको किसी पार्ट पर चोट लगी, वहाँ से क्या है पेन महसूस कब होता है, या पेन कैसे ठीक होता है, कि वहाँ से वो मैसेज जो है आपके जिस पार्ट में लगी वो रिसेप्टर ऑर्गन है, वहाँ से मैसेज जाएगा आपके सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाते हैं। ब्रेन फिर उसको एनालाइज करेगा, देखेगा कि इस मैसेज में है क्या, बॉडी में कहाँ पे दिक्कत है। फिर वहाँ से वो मोटर न्यूरॉन से कहेगा कि भाई आपको ये मैसेज लेके जाना है उस ऑर्गन के पास जहाँ पे चोट लगी है, दिक्कत हुई है, उसको ठीक करना है। तो ये क्या है आपका, कि मोटर न्यूरॉन्स कैसे ट्रेवल करती हैं इन्फॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द रिफ्लेक्स आर्क वेयर इट इज़ फॉर्म्ड। देखो क्या है, रिफ्लेक्स आर्क का मतलब ये है कि आपको अचानक से आप बैठे हो और आपकी तरफ कोई बॉल आ रही है, तो आप क्या करोगे, उसको अचानक से पकड़ने की कोशिश करोगे। वो क्या है, एक सडन और क्विक जो रेस्पॉन्स किया आपने दिमाग ने, वो रिफ्लेक्स आर्क है। जैसे कि ये कह रहा है द पाथ ऑफ सडन, मतलब अचानक हो कोई रास्ता, कोई अचानक हो कोई मैसेज, क्विक बहुत जल्दी हो, एंड एटॉमिक रेस्पॉन्स ऑफ टू स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमारे ब्रेन का क्या है, अचानक और बहुत जल्दी टाइम में अपने रेस्पॉन्स देना, किसके लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म इन द स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ बनता है ये, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। इट इज़ वेरी एफिशिएंट फॉर ए क्विक रेस्पॉन्स, और इसमें क्या है, रेस्पॉन्स बहुत ही क्विक होता है, बहुत जल्दी होता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्या होगा, कि मैसेज जो है पहले अभी आपने पीछे पढ़ा था कि रिसेप्टर ऑर्गन्स के पास जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हाथ है, ये केतली है जिसमें चाय है या पानी है गर्म, जिसकी वजह से आपका हाथ जल जाए, तो क्या होगा, जो जलेगा उसका पहले मैसेज कहाँ जाएगा, आपका रिसेप्टर ऑर्गन्स के पास जाएगा। उसके बाद वो उसको सेंसरी न्यूरॉन के पास ले जाएंगी, ब्रेन के पास जाएगा मैसेज, फिर ब्रेन एनालाइज करेगा कि क्या दिक्कत है, मतलब जला है क्या नहीं। फिर वो वापस जो मैसेज है मोटर न्यूरॉन की सहायता से कहाँ पहुँचेगा, उस अफेक्ट ऑर्गन के पास पहुँचेगा, और तब आप अचानक से अपने हाथ को वहाँ से हटाओगे। तो ये प्रोसेस जो है ये क्या है, रिफ्लेक्स आर्क है। लेकिन है कैसी है, सडन एंड क्विक एटोनॉमिक रेस्पॉन्स है, मतलब अचानक और बहुत जल्दी दिमाग के द्वारा होने वाला ये रेस्पॉन्स होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन यीस्ट। की यीस्ट जो है उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है। तो देखो क्या है, यीस्ट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे हो रहा है, बडिंग के द्वारा होता है इसमें। तो देखो क्या है, यीस्ट इज कॉमनली रिप्रोड्यूस बाई बडिंग। यीस्ट में जो मोस्ट कॉमनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या है, बडिंग होता है। और यीस्ट कैसा है, एक यूनिसेलर फंजाई है। यीस्ट आता है यूनिसेलर है, ये सिंगल सेल्ड है, और किसमें आता है, फंजाई में आता है, जिसका इस्तेमाल ब्रेड बियर बनाने में किया जाता है। अब ये बडिंग के द्वारा बनती है, तो होता क्या है, बडिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ बड। तो इसमें कह रहा है ना, आउट ग्रोथ और बड डेवलप फ्रॉम द पेरेंट सेल। ये कह रहा है कि ये मान लो पेरेंट सेल है पूरी यहाँ तक, इसकी बॉडी पे ये क्या हुआ, ये आउट ग्रोथ हुआ, ये बड हुआ, तो बड डेवलप हुआ फ्रॉम पेरेंट सेल। इट इनलार्ज इन साइज, इसका साइज धीरे धीरे क्या है, बड़ा होता चला जाएगा, इसका साइज धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। एंड रिसीव ए न्यूक्लियस फ्रॉम द पेरेंट सेल, और ये जो इसकी पेरेंट सेल है
उसमें से क्या है ये मैसेज न्यूक्लियस रिसीव करेगा, कि मतलब जो न्यूक्लियस पहले इसमें है उसमें से न्यूक्लियस धीरे धीरे इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस आना इसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कह रहा है इट इनलार्ज इन साइज एंड रिसीव न्यूक्लियस फ्रॉम पेरेंट सेल ड्यू टू डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल न्यूक्लियस, क्योंकि पेरेंट सेल जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, कि पेरेंट की जो सेल है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होके जो डॉटर सेल है उसमें क्या है आना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन बड डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल, जब ये क्या है इसका साइज पूरा मैच्योर हो जाता है इस बर्ड का, इसके अंदर न्यूक्लियस आ जाता है, तो ये क्या होता है डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल, मतलब पेरेंट बॉडी से क्या हो जाता है अलग हो जाता है, एंड बिहेव एज ए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देता है, मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो बडिंग से रिप्रोडक्शन किस में होता है, यीस्ट में होता है, ठीक है। दूसरा है इसके बाद कि हाउ डज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा, कि हाइड्रा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हाइड्रा में भी जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है, बर्ड के द्वारा होता है। जैसे कि आप देखो ये क्या है, पेरेंट हाइड्रा है, क्या है पेरेंट हाइड्रा है। साथ ही साथ आपको इसमें ये दिख रहा होगा एक छोटा सा, ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे, ये है आपका बर्ड, क्या है बर्ड है। ये बर्ड धीरे धीरे ग्रोथ करता है करेगा, ये दिख रहा है आपको। एक टाइम पे क्या होगा, ये बर्ड जो है फुली मैच्योर हो जाएगा, फुली बड़ा हो जाएगा, और जो पेरेंट सेल में के अंदर जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस कहाँ है, इस डॉटर सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। जब इस डॉटर सेल के अंदर आ जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, तो ये क्या है पेरेंट्स बॉडी से डी अटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा मैच्योरिटी के टाइम, और खुद एक न्यू इंडिविजुअल के तौर पे बिहेव करेगा। तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखो क्या है कि इन हाइड्रा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बर्डिंग, कि हाइड्रा में रिप्रोडक्शन किस द्वारा होता है, बर्डिंग के द्वारा होता है। और हाइड्रा कैसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ए बर्ड डेवलप एज एन आउटग्रोथ, बर्ड जो है एक आउटग्रोथ के तौर पे इसमें डेवलप होता है ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट ए स्पेसिफिक साइट, कि जब किसी सेल पे बहुत ज़्यादा बार रिप्रोडक्शन वो सेल डिवीजन होता है तो वहाँ पे एक आउटग्रोथ बन जाता है सेल का। दीज और उस आउटग्रोथ बन जाता है जिसे हम बर्ड कहते हैं। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टिनी इंडिविजुअल, और ये जो बर्ड्स हैं जितने बर्ड होंगे उसकी पेरेंट बॉडी पे उतने ज़्यादा क्या है वहाँ से इंडिविजुअल बनने शुरू हो जाएंगे। फिर दोबारा वही बात है कि व्हेन इट फुली मैच्योर हो जाए, फुली मैच्योर हो जाएगा तो ये डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, तो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ये बन जाएगा जब ये क्या होगा मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, वैसे तो ये क्या है डिस्क्राइब द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, लेकिन यहाँ से क्या है एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, कि टेस्टिस के फंक्शन क्या होते हैं। तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, देखो टेस्टिस क्या है, टेस्टिस आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल में क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अच्छा, जिसका फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल, मेल के अंदर जो है ये सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है, पहला काम तो हो गया इसका ये। दूसरा फंक्शन है इसका दे सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन, ये मेल के अंदर सेक्स हार्मोन होता है उसको ये बनाता है, और सेक्स हार्मोन का नाम क्या है टेस्टोस्टेरोन। तो मेल बॉडी के अंदर जो सेक्स हार्मोन है वो क्या है टेस्टोस्टेरोन है, जिसको कौन बनाता है टेस्टिस बनाते हैं, कौन बनाता है इसको टेस्टिस बनाते हैं। द सेक्रोटम एक्ट एज थर्मोरेगुलेटर एज फॉर्मेशन रिक्वायर 1 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। तो ये कह रहा है कि जिस पाउच के अंदर, जिस स्किन के सेल के अंदर टेस्टिस होते हैं उसे क्या कहते हैं सेक्रोटम कहते हैं। और सेक्रोटम जो है एक थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है, थर्मो रेगुलेटर की तरह, जिसका फ़ायदा क्या है, देखो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इतने इस टेम्परेचर पे बॉडी के अंदर स्पर्म बनना पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है, ये सेक्रोटम जो है ये टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको बॉडी के मुकाबले 1 से 3% तक क्या कर देता है, कम कर देता है। और जब टेम्परेचर वहाँ कम रहेगा तो स्पर्म बनना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा स्पर्म वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और नहीं बनेंगे। तो ये काम क्या हो गए आपके टेस्टिस के हो गए कि इट प्रोड्यूस स्पर्म मेल सेक्स सेल, स्पर्म बनाता है, मेल गैमेट बनाता है, मेल सेक्स हार्मोन बनाता है टेस्टोस्टेरोन। बॉडी के अंदर क्या है टेस्टिस के अंदर क्या है एक सेक्रेटल सैक होती है जो थर्मोमीटर तरह काम करके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है।
इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ओवेरी। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ओवेरी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो देखो ओवेरी के फंक्शन क्या है। ओवेरी पहला काम तो है प्रोड्यूस करता ओवा। जैसे मेल में टेस्टिस स्पर्म रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरह फीमेल में जो ओवेरीज हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, ओवा प्रोड्यूस करेंगे। ओवम मतलब अंडा प्रोड्यूस करेंगे, अंडा से, ठीक है, अंडा। दूसरा काम क्या है, इट प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन बनाएंगे। हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन। दूसरे का नाम क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन। तो मेल हार्मोन का नाम क्या था, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल का नाम क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन है ये। और क्या करता है ये ओवेरी, ये ओवम प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट कि फैलोपियन ट्यूब क्या है, इसका फंक्शन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। कि ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर। ये कह रहा है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। लेकिन इसका फंक्शन क्या है, देखो क्या है। इट रिसीव द एग फ्रॉम द ओवेरी। कि ओवेरी जो है, ओवेरी जब ये ओवेरी एग को रिलीज करती हैं, जब ये ओवेरी एग को रिलीज करती हैं तो एग कहाँ पहुँचता है, इस फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। एंड पासेज इट टू द यूट्रस। और इसको यहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, इस यूट्रस वाले पार्ट में पहुँचा देता है। किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि अटैचमेंट ऑफ द एग और जायगोट टू द यूट्रस वाल इज नोन एज इम्प्लांटेशन, ताकि वहाँ पे आसानी से डेवलपमेंट हो सके, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो सके। तो पहला काम तो ये है कि इट रिसीव एग फ्रॉम द ओवेरी, और कहाँ भेज देता है उसको, यूट्रस के पास। दूसरा काम क्या है इसका, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का मेन काम क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन करने में मदद करती है। और पहला काम क्या है कि ये जो है उस ओवम को ट्रांसफ़र करती है यूट्रस के पास। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो देखिए प्लेसेंटा के फंक्शन क्या है। प्लेसेंटा क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी नाभि में, नेवल में एक नली निकली रहती है, उसको जिसको डॉक्टर काटते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। इस प्लेसेंटा का काम क्या है, देखो जब जो फीटस है जब वो मदर बॉडी में होता है तो उसको खाना पीना कैसे मिलता है, उस सब में हेल्प कौन करता है, प्लेसेंटा करता है, ये नली करती है। तो देखो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू द फीटस फ्रॉम मदर थ्रू प्लेसेंटा। ये कह रहा है जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खाना पीना है, जो एनर्जी है, वो बच्चे को मतलब फीटस को कहाँ से मिलती है, मदर बॉडी से। किसके द्वारा मिलती है, प्लेसेंटा के द्वारा मिलती है। किस द्वारा मिलती है, प्लेसेंटा के द्वारा। दूसरा है द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। कि बॉडी में उसके में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है फिटस के में, वो भी कैसे रिलीज होगा, इसी नली के द्वारा होगा, इसी प्लेसेंटा के द्वारा वो बाहर आएगा। तो ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स भी देता है और जो वेस्ट बच जाता है बॉडी में उसको भी रिमूव करता है। नेक्स्ट कि एंटीबॉडीज़ कैन बी डिफ्यूज फ्रॉम मदर टू डेवलपिंग चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। कि एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं मदर की बॉडी में, वो भी जो है क्या है, किस में हेल्प करती हैं, डेवलपिंग चाइल्ड में हेल्प करती हैं थ्रू द प्लेसेंटा। तो एंटीबॉडीज भी बच्चे तक कैसे पहुँचेंगी कि वो बीमार ना पड़े प्लेसेंटा के थ्रू। लेकिन एक एंटीबॉडी है IgA, ये जो एंटीबॉडी है ये प्लेसेंटा में से पास नहीं होती है। तो प्लेसेंटा का काम क्या है, पहला काम तो यह है कि न्यूट्रिएंट देना, दूसरा काम यह है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, तीसरा है एंटीबॉडी को ट्रांसफ़र करना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्म और ओवम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो स्पर्म और ओवम के बीच में क्या डिफरेंस है, 2 नंबर में या 3 नंबर में कई बार ये पूछ लिया जाता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी 4 नंबर में भी ये पूछ लिया जाता है। 4 मार्क्स क्वेश्चन इज दिस। ओवम, ओवम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये गोल एक राउंड शेप का है, ओवम शेप का है। और स्पर्म आपको दिख रहा है ये यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा है कि सांप के जैसे आकार का है। तो देखो इसके बारे में क्या है, इट इज़ ए फीमेल गैमेट। ये क्या है, फीमेल गैमेट है ओवम। और ये स्पर्म क्या है, मेल गैमेट। ओवम कहाँ, इट इज़ ए लार्ज इन साइज, इसका साइज़ देखो बहुत ज़्यादा है। इसका साइज़ जो है यहाँ पे डायग्राम में आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन साइज़ जो है छोटा होता है किसके मुकाबले, ओवम के मुकाबले। अब इसमें ओवम में टेल नहीं होती है, लेकिन स्पर्म में सर टेल होती है। किस लिए होती है, स्पर्म में टेल होती है उसके मूवमेंट के लिए, ताकि वो आगे भाग सके, मोटिलिटी कर सके। नेक्स्ट है कि इट इज़ नॉन मोटाइल।
ये जो है ओवम ये नॉन मोटाइल है, ये चल मूव नहीं कर सकता वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट स्पर्म कैन मूव सो इट इज़ मोटाइल, ये क्या है, मोटाइल है। उसके बाद ये कह रहा है लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, कि जो ये आपका न्यूक्लिय ये ओवम है इसके अंदर क्या है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म एब्सेंट रहता है। एक और काम कि जो ओवम है ये कहाँ बनता है, ओवम बनता है आपका ओवरी के अंदर, कहाँ बनता है, ओवेरीज के अंदर बनता है। और ये कहाँ बनता है, स्पर्म आपका टेस्टिस के अंदर बनता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन ओवम एंड स्पर्म, बोथ आर द गैमेट बट ओवम आर द फीमेल गैमेट एंड स्पर्म आर द मेल गैमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे पास जो बुक है वो पुरानी है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे करंटली किसी बुक में तो कम से कम 5 से 6 बार तक ये क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही सिंपल है, तो ध्यान से सुनना। कि ये कह रहा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, की एंजियोस्पर्म प्लांट में, एंजियोस्पर्म प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो पहली बात तो ये है कि देखो सबसे पहले क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। पहली स्टेप तो ये है कि पॉलिनेशन हो जाए, और जब पॉलिनेशन हो गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन होगा फिर फर्टिलाइजेशन होगा। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, थोड़ा इसको चेंज करना। क्या लिखोगे, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। उसके बाद क्या होता है, ये प्रोसेस किस द्वारा हो सकती है, एयर के द्वारा हो सकती है, वाटर के द्वारा, बर्ड और इंसेक्ट और मैन के द्वारा। कहने का मतलब जो पोलन ग्रेन है, जो मेल गैमेट हैं, वो फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर से निकल के फीमेल फ्लावर तक कैसे पहुंचेंगे, एयर के द्वारा पहुंच सकते हैं, उड़ के, पानी में बह के पहुंच सकते हैं, बर्ड्स के द्वारा, बर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे मधुमक्खी है वो फ्लावर के ऊपर बैठेगी, वहाँ से जो पोलन ग्रेन है उसके पैरों में चिपकेंगे, फिर वो किसी और फूल पे जाके बैठती है, तो वहाँ पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे वहाँ पे, ट्रांसफ़र। ठीक है, उसके बाद है कि अब आपका जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आ गया। तो ये कह रहा है आफ्टर फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा, ये कह रहा है स्टिग्मा पे गिरने के बाद पोलन ग्रेन स्टार्ट जर्मिनेटिंग। कहने का मतलब है पोलन ग्रेन में क्या है, जर्मिनेशन होगा, उसमें क्या है, बर्ड्स से स्प्राउट्स जैसे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड फॉर्म ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पोलन ट्यूब। और क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा वो, पोलन ट्यूब स्ट्रक्चर बनाएगा। इनसाइड द पोलन ट्यूब, उस पोलन ट्यूब, उस नली के अंदर, उस पोलन ट्यूब के अंदर क्या होगा, उस पोलन ट्यूब के अंदर सर 2 मेल गैमेट होंगे। 2 क्या होंगे उसके अंदर, मेल गैमेट होंगे। अब ये जो मेल गैमेट हैं, 2 मेल गैमेट हैं, तो 2 मेल गैमेट में से एक क्या होगा, एक जो मेल गैमेट है आपका यहाँ पे देखो लिख रहा होगा साफ साफ कि इनसाइड द पोलन ट्यूब न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्म ट्यूब गैमेट। तो क्या बनाएगा, कितने के मेल गैमेट बनाएगा, 2 गैमेट बनाएगा। ठीक है, पोलन ट्यूब के अंदर उसमें लिखा पड़ा है द पोलन ट्यूब इंक्रीजेज इन लेंथ एंड मीट्स टू द ओवरी। जो पोलन ट्यूब है उसकी लंबाई इतनी बढ़ जाती है कि वो कहाँ तक पहुँच जाता है, ओवरी तक पहुँच जाता है। और जब पोलन ट्यूब ओवरी तक पहुँच जाता है तो इसमें पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट है वो कहाँ पहुँचेंगे, ओवरी के पास, उसे फ्यूज हो क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। दूसरा है कि जायगोट डिवाइडेड। अब क्या है कि आउट ऑफ 2 मेल गैमेट, जो 2 मेल गैमेट है उनमें से एक किसके साथ फ्यूज होगा, एग सेल के साथ फ्यूज फर्टिलाइज होगा, और वो क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, जायगोट। और जो सेकंड मेल गैमेट है वो फ्यूज होगा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो क्या बनाएगा, आपका एंडोस्पर्म बनाएगा। तो देखो क्या है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ डायग्रामेटिक तरीके से कि एक जो मेल गैमेट है पहला, वो आपका फ्यूज होगा एग सेल के साथ, क्या बनाएगा, जायगोट। लेकिन जो दूसरा है वो क्या किसके साथ फ्यूज होएगा, पोलर न्यूक्लियाई सेल के साथ। किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई सेल के साथ, ये फ्यूज होगा उसके साथ, और क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। तो ये दोनों प्रोसेस जो है लगातार किसके अंदर हो रही है, इंसुलिन प्लांट के अंदर। तो एक तरीके से ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, और ये किसका टाइप हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन का। लेकिन बच्चों इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको डायग्राम भी बनाना है, इसमें आपको ये डायग्राम भी बनाना है ज़रूर, क्योंकि इस डायग्राम से आपको मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आपको दिखाना है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये सारी चीज़ें दिखानी है।
और सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है आपको पॉलिनेशन की, फिर बताना है पॉलिनेशन में के बाद उसमें क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, मोस्ट रिपीटेड एवर क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है या हुआ है अब तक, चैप्टर एवोल्यूशन वाला है कि एक्सप्लेन एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन, कि आपको एनालॉगस ऑर्गन और होमोलॉगस ऑर्गन को बताना है कौन से होते हैं। तो देखो एनालॉगस ऑर्गन, द ऑर्गन विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ये कह रहा है कि ऐसे ऑर्गन जो क्या है एक जैसे काम करते हों, बट विच हैव सिमिलर फंक्शन एंड लुक बट डिफरेंट इन देयर ओरिजिन, ये कह रहा है जिनके क्या हैं काम और जो लुक हैं एक जैसे हों लेकिन उनका ओरिजिन क्या हो, डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर भी क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यह बैट, बैट का जो क्या है विंग है उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, यह है बर्ड, बर्ड के अंदर का स्ट्रक्चर है। तो देखो दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा है। अंतर यह है कि इन दोनों का जो ओरिजिन है बनने जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों का फंक्शन क्या है, इन दोनों का फंक्शन है फ्लाइंग, उड़ना। क्या फंक्शन है इनका, फ्लाइंग का है, उड़ने का है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, एनालॉगस का। ऐसे ऑर्गन जिनके क्या हो फंक्शन और लुक्स क्या हो सिमिलर हो, बट देयर स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन आर डिफरेंट, तो वो क्या होंगे, एनालॉगस ऑर्गन। एग्जाम्पल और भी रखे हैं यहाँ पे कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड, की बर्ड और इंसेक्ट के विंग जो है किसका काम करेंगे, एनालॉगस ऑर्गन के, क्योंकि स्ट्रक्चर में ऑरिजिन में बहुत डिफरेंस है लेकिन काम दोनों क्या है, उड़ना। या विंग्स ऑफ बैट एंड इंसेक्ट, इंसेक्ट के तौर पर आप कह सकते हो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई और बैट्स, बैट आता है मैमल में, इंसेक्ट आएगा आपका अर्थ्रोपोडा में, तो दोनों में बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप भी है। और तो इन दोनों का फंक्शन क्या है, उड़ने का, लेकिन वैसे स्ट्रक्चर में क्या है, अंतर है। टेंड्रिल्स और ऑफ बंगाल ग्राम, ये कह रहा है कि जो टेंड्रिल्स हैं बंगाल ग्रामर भी, उसका भी वो भी किसका एग्जाम्पल है आपका, एनालॉगस का। या टेंड्रिल्स ऑफ ग्रेप वाइन, इन दोनों में टेंड्रिल ऑफ ग्राम एंड टेंड्रिल ऑफ ग्रेप वाइन, इन दोनों में किसका एग्जाम्पल है, ये भी एनालॉगस ऑर्गन का। नेक्स्ट है होमोलॉगस ऑर्गन, द ऑर्गन विच आर सिमिलर इन ओरिजिन स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसका उल्टा है बिल्कुल अपोजिट। इसमें क्या है, ओरिजिन स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है, बट फंक्शन क्या है इनके, डिफरेंस हैं। देखो जैसे कि क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग है, लिजार्ड है, बर्ड है, मैन है, इन सब के आपको क्या है, ये आपको यहाँ पे लिम्स दिख रहे होंगे, जिसमें क्या है लगभग सभी में बराबर हड्डियाँ हैं, स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही है, एक लगभग क्या एक जैसा ही स्ट्रक्चर है एनाटॉमिकली अगर हम देखा जाए तो, लेकिन सबका काम अलग अलग है। इंसान क्या करता है, अपने हाथ से चीज़ों को पकड़ता है, लिखता है, खाता पीता है। बर्ड्स क्या करते हैं, उड़ते हैं। लिजर्ड क्या करता है, चलता है। फ्रॉग क्या करता है, इससे जंपिंग करता है। तो इनका फंक्शन क्या हो गया, अलग अलग, लेकिन स्ट्रक्चर और सिमिलर ओरिजिन क्या है इनका, लगभग सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है, अलग है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसको ज़रूर याद करना। नेक्स्ट है आपका कि कैसा पता लगेगा कि कोई फॉसिल जो है कितना पुराना है या उससे कैसे इंटरलिंक्ड है वो पास्ट की चीज़ों से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है आर्कियोपेटेरिक्स है। आर्कियोपेटेरिक्स में क्या है, यहाँ पे इसकी जो है चोंच जैसी भी है, इसमें मतलब पक्षियों के गुण भी हैं, और इसके पूंछ भी है, उसकी पूंछ मतलब टेल भी है जो रेप्टाइल का कनेक्शन भी रखता है। तो इसको मिसिंग लिंक भी कहते हैं। मिसिंग लिंक वो मिसिंग लिंक वो लिंक है जो गायब हो चुकी है और किन्हीं दो स्पीशीज का संबंध आपस में दिखाती है। तो देखो ये कह रहा है कि कैसे पता लगेगा कि फॉसल कितना पुराना है। ये कह रहा है कि फॉसल्स आर डेड रिमेन एंड प्रिजर्व। ये कह रहा है फॉसल्स आर डेड रिमेन, मतलब जो जीव मर चुके थे या दब चुके हैं, ठीक है, इन पास्ट में देर स्टडी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। तो उनकी स्टडी से जब हम पढ़ते हैं, उन कंकाल से उससे हम पढ़ते हैं तो पता पड़ता है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पास्ट, कि पास्ट में किस तरह के ऑर्गेनिज्म थे। अब देखो क्या है, डायनासोर था, ये किस तरह हमें पता लगा, हमें उसके कैसे पता पड़ा, एक कंकाल से, उसके बॉडी स्ट्रक्चर से। हाउ दे आर सिमिलर डिसिमिलर टू द प्रेजेंट डे, और उसी से हम देख के पता लगाते हैं कि पहले टाइम में जो जीव थे उनमें और आज के जीव में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है। दीज सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ हेल्प अस टू अंडरस्टैंड
विच ग्रुप आर रिलेटेड। तो हमें इसे ये भी पता लगा सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म था ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ऐसे है आर्किपेटेरिक्स है, तो इसमें क्या है, बर्ड्स और रेप्टाइल दोनों के एक कनेक्शन है, दोनों के लिंक है। ठीक है, तो फोसल फ्यूल का पता कैसे पड़ता है, कि फोसल्स का पता कैसे पड़ता है कि वो कितने पुराने हैं नहीं है, वो पता पड़ता है। और कैसे पता लगाते हैं उनकी एज का, कि जो डेड रिमेन होते हैं, क्या हैं, जो डेड रिमेन हैं यही फोसल होते हैं। और इन्हीं के स्ट्रक्चर को देख के हम ये पता लगाते हैं कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म किस एरा में थे या किस एरा में वो एग्जिस्ट करते थे। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कम से कम 6-7 बार तो ये आ चुका होगा। ठीक है, 6-7 बार ये क्वेश्चन आ चुका होगा आराम से। तो देखो क्या है कि हाउ इज़ द सेक्स इन ह्यूमन जेनेटिकल डिटरमाइंड, कि इन ह्यूमन बॉडी में सेक्स का कैसे पता लगेगा कि मेल है या फीमेल है। तो ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से क्या है 2 तो होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम और 44 क्या होते हैं आपके ऑटोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जो हैं ये वो हैं जो पता लगाएंगे कि मेल है या फीमेल है। मेल में कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, फीमेल में एक्स और एक्स होते हैं। तो एक्स जो है इससे वाई जो है इससे पता पड़ता है, ये डिफ्रेंशिएट करता है मेल को और फीमेल को। और 44 क्या होते हैं हमारे पास, ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं। तो यही है आपकी थ्योरी में, देखते हैं इसको कि ईच ह्यूमन सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। 46 में से 44 ऑटोसोम होते हैं, तो कितने होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। द 2 सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल आर सिमिलर। फीमेल में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। वो क्यों, फीमेल में कैसे होते हैं, वो एक्स और एक्स। और मेल में कैसे होते हैं, वो डिसिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, एक्स और वाई। तो देखो यहाँ पे मैं आपको क्रॉस भी करके दिखाता हूँ इनका, कि ये जो है हमारा एक्स और एक्स है फीमेल का, ये है हमारा एक्स वाई और मेल का। तो व्हेन यू क्रॉस इट देन इट फॉर्म एक्स एक्स। एक्स एक्स मतलब है यहाँ पे बेबी गर्ल, ये क्या है एक्स वाई मतलब बेबी बॉय, ये है आपका एक्स एक्स बेबी गर्ल एंड एक्स वाई बेबी बॉय। तो यहाँ पे क्या है कि 4 इंडिविजुअल हैं, जिनमें से 2 क्या हैं, मेल हैं और 2 क्या हैं, फीमेल हैं। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है कि मेल है या फीमेल है, क्या उनसे कुछ किससे पता लगता है, ये पता लगता है हमें सेक्स क्रोमोसोम से। कितने होते हैं बॉडी में, 46। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऊपर भी दिख रहा है कि ये कई बार जो है रिपीट हो चुका है, तो इस बार भी संभावना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेंडल एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेड्स आर डोमिनेंट और रिसेसिव। देखो रिसेसिव या डोमिनेंट मतलब क्या है, डोमिनेंट का मतलब है कि ऐसा ट्रेट जो अपने आप को किसी और की प्रेजेंस में शो कर पाए, अपने करेक्टर को एक्सप्रेस कर पाए, वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। रिसेसिव कौन सा होगा, जब 2 ट्रेट हैं और उनमें से एक अपने आप करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे। तो ये कह रहा है कि कैसा पता पड़ा। तो देखो क्या है, इसने ले रखा है यहाँ पे टाल प्लांट है, जिसके ट्रेट क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी। दूसरी तरफ इसने ले रखा है ड्वार्फ प्लांट, इसके ट्रेट क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। व्हेन यू क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी देन यू गेट, कैपिटल टी से अगर टी स्मॉल टी करो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस साथ भी करोगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, चारों के चारों जो प्रोजेनी हैं वो कैसी होंगी, टाल होंगी। तो इससे ये पता पड़ता है कि इसमें करेक्टर अपना कौन दिखा पाया सबसे ज़्यादा, टाल करेक्टर दिखा पाया है, तो वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। क्या होगा, वो डोमिनेंट होगा। रिसेसिव अपना करेक्टर नहीं दिखा पा रहा है, टाल दिखा पा रहा है, तो इसलिए वो क्या होगा इसमें, डोमिनेंट। तो देखो थ्योरी में मेंडल हैड चूजन पी प्लांट, उसने क्या किया, पी प्लांट को सेलेक्ट किया अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए। पी प्लांट क्या है, पाइसम सैटाइवम। ही क्रॉस 2 प्लांट 1 टाल, 2 प्लांट को क्रॉस किया, एक टाल था एक क्या था, ड्वार्फ था। इन F1 जनरेशन ही ऑब्टेन्ड ओनली टॉल प्लांट, उसको सारे सारे कैसे मिले, टॉल प्लांट मिले थे उसको जब मैंने क्रॉस किया था। इट मीन्स ट्रेट ऑफ टालनेस आर डोमिनेंट, कि डोमिनेंट के जो ट्रेट हैं वो क्या हैं, सारे सारे सॉरी टालनेस के जो ट्रेट हैं वो क्या हैं, डोमिनेंट हैं, और ड्वार्फनेस के क्या हैं, रिसेसिव हैं। तो इसमें पता लगता है कि ड्वार्फ कौन सा है और टाल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। देखो इस क्वेश्चन को कई बार 6 मार्क्स में और मोस्टली बहुत बार इसको किस में पूछा गया है, 4 मार्क्स में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल ना लें, बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो इसके लिए क्या है कि
मेंडल क्रॉस, ये क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ये क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि जब दो करेक्टर के बीच में क्रॉस किया जाए, जैसे कि मैं बात करता हूँ कोई सीड है, उसकी दो चीज़ की बात करता हूँ मैं, एक तो शेप की और एक कलर की। तो देखो दो करेक्टर हो गए यहाँ पे, एक तो शेप मतलब वो राउंड है रिंकल्ड है, एक कलर हो गया कि ग्रीन है रिंकल्ड है। दो करेक्टर के आधार पे जब हम किसी ट्रेट में आपस में क्रॉस कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो देखो क्या है इसमें, यहाँ पे पहले इसका हम क्रॉस देखते हैं क्या है, कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आर आर जो कैपिटल आर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, राउंड को। स्मॉल आर रिंकल्ड को। कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके येलो कलर को। और स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके ग्रीन कलर को। तो ये दोनों आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें से क्या किया हमने, कॉमनली ट्रेट लिए, कैपिटल आर लिया इधर से, यहाँ से क्या लिया, कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई यहाँ से स्मॉल आर और स्मॉल वाई लिए, दोनों को मिलाया तो क्या बना हमारे पास, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल टर्म क्या क्या हो सकती हैं, देखो इसमें से हम निकाल के देखते हैं। तो कैपिटल आर हो सकता है, कैपिटल वाई हो सकता है। दूसरा क्या है हमारे पास, कैपिटल आर हो सकता है, स्मॉल वाई हो सकता है। तीसरा क्या है हमारे पास, कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई हो सकता है। दूसरा फोर्थ क्या हो जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो सकता है। तो ये चार जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इनका हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो क्रॉस कैसे होगा इनका, जैसे कि मैं इधर क्या है ये बनाता हूँ, ये 16 होंगे ऐसे, और ऐसे चार, तो टोटल ये 16 बनेंगे इनके अंदर। तो आपको सेम लिखना है यहाँ पे कि आर, जैसे यहाँ पे आपको क्रॉस में दिख रहा है कि ये जो आप ट्रेट लिखते हो इसमें इधर साइड, वही आपको क्या लिखने हैं, यहाँ लिखने हैं, या आप इधर लिख सकते हो उन्हें। तो आपको इनमें क्रॉस कराना है। क्रॉस कराओगे जब आप इनमें, तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 9 जो प्लांट होंगे आपके कैसे होंगे, येलो एंड राउंड सीड होंगे। और 3 कितने होंगे, येलो रिंकल सीड। और 3 कितने होंगे, ग्रीन राउंड सीड। और ग्रीन रिंकल कितने होंगे, 1। तो इनका जो फिनोटाइपिक रेशो होगा वो कितना हाई होगा, 9:3:1। ये इनका क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशो होगा। अब येलो राउंड का मतलब क्या है कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो सकता है। या फिर और क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है। और कैसे हो सकता है, राउंड और येलो, कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये पॉसिबिलिटीज़ किसकी हैं, राउंड और येलो की हैं। और इस तरह के कितने पेड़ बनेंगे हमारे इसमें, 16 में से 9 बनेंगे। तो पॉसिबिलिटी क्या है, 9। ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। देखो चैप्टर छोटा सा है, इसमें से कुछ ही गिने चुने क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो वही मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ। ये लास्ट पोर्शन है हमारा इस वीडियो का, जिसमें हमने क्या है, बायोलॉजी के 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं, जहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं कि ये क्वेश्चन में आते हैं या क्वेश्चन में पेपर में आ सकते हैं। तो देखो क्या है कि फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन का फंक्शन क्या है। इट रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, के बॉडी के सभी पार्ट से ये मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है। इट प्रोसेस, उनको प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, ये देखता है कि मैसेज किस तरह का है। इन फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, तो क्या करता है, उनको ये एनालाइज भी करता है। पहले पूरी बॉडी से क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, प्रोसेस और एनालाइज करेगा। फिर इनको रिकॉर्ड करेगा एक मेमोरी के तौर पे, कि इसको अपने पास रिसीव करता है, इसको ऐड करता है कि एक मेमोरी के तौर पे, याद के तौर पे। देन सेंड ए मैसेज टू द अकॉर्डिंगली, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है, जिस जगह पे, जिस टारगेट ऑर्गन पे, वहाँ पे मैसेज को ये ट्रांसफ़र कर देता है। लास्ट है कि इट कोऑर्डिनेट विद द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, कि बॉडी में जहाँ भी एक्टिविटीज़ होंगी उन सब से क्या है, कोऑर्डिनेट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। कि अगर मेरे बॉडी में कोई फंक्शन हो रहा है, या कोई दर्द हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, तो उसका पता कहाँ पे पहुँचेगा, ब्रेन तक। ठीक है। तो इस रिसीव मैसेज, फिर उसका प्रोसेस एनालाइज करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा मेमोरी के तौर पर, सेंड कर देगा मैसेज के तौर पर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा जो बहुत ही बार अपने आप में रिपीट हो चुका है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। तो देखो क्या है कि वाई इज़ यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट एडवाइजेबल, कि आयोडीन युक्त, मतलब जिस नमक में आयोडीन हो उसको खाने की सलाह डॉक्टर क्यों देते हैं। तो देखो क्या है कि द आयोडाइज साल्ट कंटेन
आयोडीन। आयोडाइज साल्ट में क्या होता है, आयोडीन होता है, और आयोडीन की जरूरत पड़ती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए, मतलब बॉडी में थायरोक्सिन बनाने के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो क्या है, आयोडीन युक्त नमक, आयोडाइज साल्ट में क्या होता है, आयोडीन होता है। आयोडीन की जरूरत किस लिए पड़ती है, ताकि थायरोक्सिन हार्मोन बन सके। थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है, इट कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, की बॉडी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, उनकी मेटाबॉलिज्म को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। क्यों, अगर इस आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में तो क्या होगा, द डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन कमी कब होगी, जब आयोडीन कमी है बॉडी में, तो क्या होगा, एक डिसीज होगी गोइटर, मतलब गलघेटू, जो गला है वो क्या है, सूज जाता है, उसमें बहुत दर्द होता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन चिल्ड्रन लीड टू पुअर फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट, कि अगर जो छोटा बच्चा है उसकी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगी, और मेंटली वो क्या है, रिटार्डेड होगा, मेंटली वीक होगा नॉर्मल बच्चों के मुकाबले। उसके बाद है फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, कि फोर ब्रेन जो है हमारा अग्र मस्तिष्क जो है, जो हमारे फोर हेड के पास होता है, उसका काम क्या है, इट इज़ द सेंटर ऑफ मेमोरी, थिंकिंग पावर, इमोशन, लर्निंग, इंटेलिजेंस। मतलब आप जो भी काम करते हो, सोचते हो, और आपके इमोशन जो हैं वो, लर्निंग और इंटेलिजेंस सब कंट्रोल कौन करता है, मेंटेन फोर ब्रेन करता है। दूसरा है कि आपका देखना, सुनना, स्मेल को सूंघना, पेन, दर्द हो रहा है उसको, या सर्दी गर्मी उस सबको महसूस करने का सेंटर भी कौन सा है, आपका फोर ब्रेन है। इट कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री मसल जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार यूज कर सकते हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। हाथ पैर को हिलाना, उन सब हाथ पैर हिलाना, बॉडी किसी फंक्शन को हम खुद जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो किससे जुड़े रहते हैं, फोर ब्रेन से। नेक्स्ट है कि इट कंट्रोल सेंस ऑफ थ्रस्ट एंड हंगर, ये क्या है, भूख प्यास के सेंस को भी महसूस करता है, कि अगर हमें भूख प्यास लग रही है तो उसका मैसेज कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, उसका मैसेज होगा आपका फोर ब्रेन में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट है आपका सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा, ये भी क्या हैं, दोनों ब्रेन के पार्ट हैं। तो सेरिबेलम का काम क्या है, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। तो सेरिबेलम क्या होता है, ब्रेन में ये आपको हिंड ब्रेन के पास ये पोर्शन है जिसको सेरिबेलम कहते हैं, ये क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करता है। कैसे बैलेंस करता है, कई बार आपने देखा है कि जब लोग शराब पी लेते हैं तो उसकी जबान लटखड़ाती है और पैर जो है डगमगने लगते हैं। कारण क्या है, शराब पीने से, अल्कोहल की वजह से सेरिबेलम जो है इम्बैलेंस हो चुका है। तो इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड पोस्चर ऑफ बॉडी, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। इट कंट्रोल एक्शंस ऑफ मसल, मसल के एक्शन को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, देखो कई बार क्या होती है, जब लोग घूमते हैं तो कुछ लोगों को वोमिटिंग होती है, तो वोमिटिंग को भी कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो देखो क्या है इसमें, इट रेगुलेट स्वॉलिंग, कफिंग, स्नीचिंग, वोमिटिंग। हमारी बॉडी में ये जो भी अनएक्सपेक्टेड, जो सडनली जो होती हैं, स्नीचिंग हो गई, कफिंग हो गई, वोमिटिंग हो गई, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री मसल्स एक्टिविटी, ये क्या है, जो इनवॉलेंट्री मसल हैं उनकी भी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है।